जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं उदयवीर सिंह मावी आपका स्वागत करता हूं यूवी केमिस्ट्री पर। और डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड सॉल्यूशन, जो सीबीएसई में अब यूनिट नंबर 1 है, उसका लास्ट लेक्चर। डियर फ्रेंड, इससे पहले मैंने 5 पार्ट्स में चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। आज 6th पार्ट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और 5 पार्ट में हम लोगों ने सीक्वेंसली पढ़ा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, देन हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन, देन सॉल्युबिलिटी, देन वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और डियर फ्रेंड, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आगे बढ़े हुए आज हम लास्ट जो पार्ट है इसका, रिवर्स ऑस्मोसिस, एबनॉर्मल मोलर मास एंड वॉन्ट ऑफ फैक्टर, इसको डिस्कस करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, यू प्लीज ऑल स्टे एट होम, बी सेफ एंड फाइट विद कोरोना। तो आइए शुरू करते हैं। हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था ऑस्मोसिस, उससे नेक्स्ट हिस्से को। डियर फ्रेंड, ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर में मैंने आपको एक बात बताई थी। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट फ्लो होता है लो कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैं बता रहा हूं कि 2 सॉल्यूशन रखे हुए हैं, एक की कंसंट्रेशन ज्यादा, एक की कम है। मीन एक डाइल्यूट है और एक कंसंट्रेट है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर सॉल्वेंट का फ्लो होना ऑस्मोसिस कहलाता है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस उस पर जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक फोर्स प्रेशर अप्लाई करती है, एक फोर्स अप्लाई करती है पर यूनिट एरिया, उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर के एप्लीकेशन क्या है, बिल्कुल इन्हीं सिंपल वर्ड्स में समझिएगा कि अगर आपने, ये 2 तरह का होता है ऑस्मोसिस, एक एंडो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, एक एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस में जब किसी भी मिक्सचर के अंदर सॉल्वेंट आता है, इनसाइड आता है, तो एंडो ऑस्मोसिस। जैसे आपने किशमिश ली और किशमिश को पानी में डाल दिया तो वो स्वेल हो जाएंगी, बिकॉज वहां पर जो सॉल्वेंट है वाटर, वो उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो स्वेल हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम उनको नमक के पानी में डाल देंगे तो वो श्रिंक हो जाएंगी, क्योंकि वहां वाटर निकल के बाहर जाएगा। डियर फ्रेंड, यही सेम केस हमारे आरबीसीज के साथ होता है। इसका इंपॉर्टेंस बता रहा हूं मैं ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस का, कि अगर आरबीसी किसी भी लो कंसंट्रेशन या हाई कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को आरबीसी में ऐड किया जाएगा तो आरबीसी या तो स्वेल होंगी या श्रिंक होंगी। अगर आरबीसी स्वेल हो रही है तो आरबीसी के बस्ट होने के चांस है। अगर आपने आरबीसी ली और आरबीसी को एक लो कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में रख दिया, लो कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक जिसमें C2 ज्यादा हो, C1 कम हो, तो फ्लो जो होगा वो कम से ज्यादा की ओर होगा और आरबीसी वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी, एब्जॉर्ब करके वो स्वेल होंगी, स्वेल होके वो बस्ट हो जाएंगी। अगर आपने उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो वहां से वाटर निकल के बाहर चला जाएगा और ये श्रिंक हो जाएंगी। इसीलिए जब भी जो इंटरवेनिस इंजेक्शंस होते हैं जो डॉक्टर्स देते हैं, वो हमेशा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की स्टेज में दिए जाते हैं। तो ये आप 3 छोटी छोटी डेफिनेशंस कर लेंगे। या आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जब दोनों जगह की कंसंट्रेशन इक्वल हो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब C1 की वैल्यू कम हो, C1 वो प्लेस होता है, सॉरी पहले हाइपरटोनिक, जब C1 वो प्लेस होता है जहां पर सॉल्वेंट आता है, और जब C1 की कंसंट्रेशन कम हो तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं। तो हाइपोटोनिक में कंसंट्रेशन कम, हाइपरटोनिक में ज्यादा और आइसोटोनिक में कंसंट्रेशन इक्वल रहती है दोनों प्लेसेस की।
अब हम बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की। डियर फ्रेंड, रिवर्स ऑस्मोसिस का एक बहुत शानदार एग्जांपल हमारे सभी के घरों में जो आरओ वाटर्स प्लांट लगे हुए होते हैं या आरओ लगा हुआ होता है वाटर प्योरिफिकेशन के लिए, वो एक एग्जांपल है। इट इज जस्ट द अपोजिट प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। उसमें कंसंट्रेशन लो से हाई की ओर फ्लो होता था, इसमें हाई से लो की ओर फ्लो होता है। इन सिंपल वर्ड्स, होता कब है? जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो अप्लाई हो रहा होता है उससे एक्सटर्नल प्रेशर, तो हम इसमें एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई करके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को सॉल्यूशन से बाहर निकाल देते हैं प्योर सॉल्वेंट की ओर। मीन टू से कि अगर एक जगह इंप्योर वाटर रखा हुआ है तो उस इंप्योर वाटर वाले चेंबर में हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा, तो यहां से सॉल्वेंट निकल के प्योर सॉल्वेंट की ओर चला जाएगा, मतलब लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर जाएगा। ऑस्मोसिस में हाई कंसंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट मूव करता था, या लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट की ओर मूव कर जाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस ऑर्डिनरी ऑस्मोसिस का अपोजिट होता है, और इसका जो सबसे अच्छा यूज होता है वो डिसैलिनेशन ऑफ द वाटर ऑब्टेन्ड, जो सी वाटर होता है खारा पानी, उसका डिसैलिनेशन करने का काम आता है। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको कर लेंगे। कई बार रिवर्स ऑस्मोसिस को वैसे भी पूछ लिया जाता है 2 नंबर के अंदर, एक्सप्लेन द रिवर्स ऑस्मोसिस। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक को पूछ लिया जाता है। आरबीसी बस्ट होने के लिए या डिसैलिनेशन के लिए, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंटरवेनस इंजेक्शन के लिए किस तरह के सॉल्यूशंस यूज किए जाएंगे। वो मैं बाद में बताऊंगा कि हम जो डॉक्टर्स होते हैं जब वो इंजेक्शन लगाते हैं बीमारी में तो क्या सॉल्यूशन यूज करते हैं। अब डियर फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एबनॉर्मल मास। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एबनॉर्मल मोलर मास क्या है? अभी तक आपने जितना भी सॉल्यूशन यूनिट पढ़ा, उस सॉल्यूशन यूनिट में एक चीज कॉमन रही पूरे सॉल्यूशन के अंदर, कि जो सॉल्यूट होगा ना वो टूटेगा, डिसोसिएट होगा, ना वो एसोसिएट होगा। जैसा सॉल्यूट आप लेंगे वैसा ही सॉल्यूशन बनेगा, ना वो रिएक्ट करेगा, केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ, इन केस सॉल्यूट डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस, क्योंकि ऑल द प्रॉपर्टी, जैसे हमने कंसंट्रेशन पढ़ी थी, कंसंट्रेशन में मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, या ऑल द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर कोई प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड कर रही है तो मोल इज इक्वल टू W अपॉन M होता है। तो उसका M जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, और M कांस्टेंट कब रहेगा? जब पार्टिकल चेंज ना हो। इन केस अगर पार्टिकल सॉल्यूशन में जाने के बाद चेंज हो जाता है, वो आयंस में टूट जाता है या वो कंबाइन कर जाता है, तो आफ्टर दैट उसका मोलर मास चेंज हो जाएगा। जैसे मोलर मास चेंज होगा उसके मोल्स बढ़ जाएंगे, मोल्स बढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी, चाहे वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो चाहे वो कंसंट्रेशन हो। तो डियर फ्रेंड, इन सॉल्यूशन जब कोई भी कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस ब्रेक होता है आयंस में, या वो एसोसिएट होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स, तो जो मॉलिक्यूलर मास आता है इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। एग्जाम्पल के लिए अगर हम NaCl ले रहे हैं तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 58.5, जिसे नॉर्मल या ऑब्जर्व्ड मोलर मास कहते हैं। लेकिन जैसे ही NaCl वाटर में गया, इट ब्रेक्स इनटू Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये 2 हिस्सों में टूट गया। तो 2 हिस्सों में टूटने के बाद इसका मोलर मास 2 से डिवाइड हो जाएगा, एंड द न्यू मोलर मास ऑफ NaCl इन सॉल्यूशन बिकम्स 58.5 by 2 is equal to 29.25। ये हो जाएगा। अब अगर इसका मोलर मास आधा हो गया तो इसकी प्रॉपर्टी भी सारी चेंज हो जाएंगी। अब जो प्रॉपर्टी चेंज होंगी इसकी, वो प्रॉपर्टी नए मोल से डिसाइड होंगी या इन मोलर मासेज के रेशियो से डिसाइड होंगी। एग्जांपल के लिए अगर NaCl टूटा 2 पार्टिकल्स में तो इसका मोलर मास आधा हुआ तो मोल्स डबल हो गए तो सारी प्रॉपर्टी डबल हो जाएंगी। दिस जो मैं कह रहा हूं कि कितने आयंस में टूटा उतनी ही प्रॉपर्टी उतने गुना हो जाएंगी, उतने मल्टीपल हो जाएंगी प्रॉपर्टीज का। ये वैलिड होगा इन केस
अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन वो पूरा टूट रहा है या डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेशियो का। कौन सा रेशियो? नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। दिस रेशियो इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर, इन केस अगर वो पूरा ब्रेक हो जाता है तो। अगर उनके मोलर मास सेम रहते हैं या उनके मोलर मास बढ़ जाते हैं, जैसे यहां CH3COOH एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड वाटर में जाने पर डबल हो जाता है। इसका तरीका डाइमराइजेशन होता कैसे ये आप देख लेंगे। CH3C डबल बॉन्ड O और OH, सेम दूसरा मॉलिक्यूल होगा C, यहां पर जो जिधर ऑक्सीजन है उधर OH हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और मिक्सिंग जो बनते हैं इनको हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं, और इनका जो रेशियो है वो वांट ऑफ फैक्टर कहलाता है। तो वांट ऑफ फैक्टर होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड, सॉरी एबनॉर्मल, या मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड। ये आई होता है वांट ऑफ फैक्टर, या ये 1/n होता है इन सिंपल वर्ड्स। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर हम आई के साथ रिलेशन देखें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व्ड होती है उसी को नॉर्मल कहते हैं, और वो कैलकुलेटेड होती है। अगर हमें कैलकुलेटेड फाइंड करनी पड़े कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये रियल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कैलकुलेटेड होती है, कैलकुलेटेड मतलब एग्जैक्ट वैल्यू होती है, वो आई इंटू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड होती है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास का आप रिलेशन इस तरह से देखेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू n के और प्रोपोर्शनल टू 1/m के। अगर m घटा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएंगी। कैसे देखेंगे? जैसे आपने लिया था NaCl 58.5 अपॉन 29.25, तो ये 2 आ गया। तो हमने क्या किया, नॉर्मल जो मोलर मास है उसको डिवाइड किया कैलकुलेटेड से, ऑब्जर्व्ड को कैलकुलेटेड से डिवाइड किया, तो ये नंबर ऑफ आयन आ गए, और नंबर ऑफ आयन का मल्टीप्लाई हम किसके साथ कर देंगे, न्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ, तो हमें इनका रिलेशन आ जाएगा। तो यहां हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये रेशियो फाइंड करना है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको कहूं तो अगर आप आई फाइंड करना चाहते हैं तो पहले ये फाइंड करना होगा कि अगर आपने NaCl 100 लिए और 100 NaCl में से 80 पार्टिकल टूट गए, तो 80 का मोलर मास तो हो गया 29.25, लेकिन 20 का मोलर मास तो अब भी 58.5 ही है। तो जिनके मोलर मास ज्यादा है उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम रहेंगी। तो इन केस अगर डिसोसिएशन 100% से कम होता है तो वांट ऑफ फैक्टर हमेशा छोटा होगा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ आयन से, वो 2 से हमेशा छोटा होगा। दोबारा से गौर करेंगे, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो डिसोसिएशन के केस में अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ तो वांट ऑफ फैक्टर इज एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस। अगर वो 100 से कम डिसोसिएट हुआ देन वांट ऑफ फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ आयंस। ध्यान रखेंगे इस बात को। अब हम बात करते हैं, अगर आई की वैल्यू 1 है तो कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड मोलर मास बराबर होंगे। एग्जाम्पल के लिए यूरिया, ग्लूकोज और शुगर, इनको हम वाटर में डालते हैं तो इनका ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड मास इक्वल आता है। अगर आई की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा का मतलब वो आयंस में ब्रेक हो रहा है। अगर वो 2 में टूटा तो आई 2 हो सकती है अगर वो पूरा डिसोसिएट हुआ। अगर पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ तो वो 2 से कम होगी, उसको हम फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला ये है, अल्फा की जो वैल्यू आई की वैल्यू देख लो, मैंने अल्फा और आई दोनों को दिया है। आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। सपोज दैट वो 80% ब्रेक हुआ तो वो होगा 0.2, 1 माइनस 0.2 तो ये हो गया 0.8 प्लस एन अल्फा, एन वही 2 इंटू 1.6, तो ये हो जाएगा हमारा
इससे हम यहां से फाइंड कर लेंगे, वही 1.880 आएगा। यहां हम वैल्यू रख देंगे अल्फा की 0.8 और ये n-1 मतलब 2 - 1 1 हो जाएगा, ये 1.8 इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये 1.8 रह जाएगा, मतलब ऑलवेज लेसर देन नंबर ऑफ आयंस। इन केस अगर I छोटा है 1 से, I छोटा 1 से तब होगा जब एसोसिएशन होगा, एग्जाम्पल के लिए एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड। इन केस ऑफ डिसोसिएशन I की वैल्यू होती है 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू I - 1 अपॉन n - 1। तो यहां से हम फाइंड कर लेंगे I की वैल्यू को, या अल्फा जो भी डिमांड करेगा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, I वांट ऑफ फैक्टर है, n नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड है। इन केस ऑफ एसोसिएशन अगर I की वैल्यू लेसर देन 1 है तो अल्फा कैन बी कैलकुलेटेड या I कैन बी कैलकुलेटेड, I इज इक्वल टू 1 - अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n। अगर एसोसिएशन की डिग्री वही 80% है एसिटिक एसिड के लिए, तो यहां 0.8 रखेंगे अल्फा की वैल्यू, तो 1 - अल्फा मतलब 0.2 हो गया, प्लस 0.8 अपॉन 2, 0.8 अपॉन 2, तो ये हो जाएगी हमारी I की वैल्यू, और I होगा 1 से छोटा होगा, या अल्फा की जो वैल्यू है डिग्री ऑफ एसोसिएशन हम फाइंड करेंगे 1 - I अपॉन 1 - 1 अपॉन n। तो इस तरह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन हम फाइंड कर सकते हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो कैलकुलेटेड होंगी वो क्या होंगी? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हम जो I निकाल रहे थे, I इज इक्वल टू हमारा था कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड अपॉन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड। तो हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड रहेगी कॉलीगेटिव I इंटू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड। तो हम सारे जितनी भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज थी जो हम फाइंड कर रहे थे राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, P0 - PS अपॉन P0 इज इक्वल टू IXB, I का मल्टीप्लाई हो जाएगा। I 1 से ज्यादा होगा डिसोसिएशन के केस में, 1 से कम होगा एसोसिएशन के केस में। तो एसोसिएशन के केस में मोलर मास बढ़ेगा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएंगी। डिसोसिएशन के केस में वांट ऑफ फैक्टर 1 से ज्यादा होगा तो मोलर मास कम होगा, और मोलर मास जिस रेशियो में कम होगा उसी रेशियो में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएंगी। तो डेल्टा टीबी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू I इंटू केबी इंटू मोलिलिटी। केबी m होती थी हमारी नॉर्मल जो वैल्यू थी, अब I का मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेल्टा TF इज इक्वल टू I के FM और पाई इज इक्वल टू ICRT। सो वी कैन फाइंड आउट ऑल द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड आफ्टर नोइंग द वैल्यू ऑफ I, और I फाइंड होगा अल्फा से। डिसोसिएशन के केस में अलग फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, डिसोसिएशन के केस में I यहां से फाइंड होगा, एसोसिएशन के केस में I यहां से फाइंड होगा। आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से I निकालकर जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है वो फाइंड कर लेंगे, और इससे हम I की वैल्यू से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन भी फाइंड कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिमेंबर करने के लिए। मैंने अभी बताया था इंटरवेनस इंजेक्शन को आइसोटोनिक होना आवश्यक है जिससे कि आरबीसी का डैमेज ना हो। मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके लिए 0.91 मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज NaCl सॉल्यूशन वो आइसोटोनिक होता है ब्लड के साथ, इसीलिए जब इंजेक्शंस होते हैं हम उसमें वही यूज करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो बेस्ट मेथड होती है टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मासेज ऑफ पॉलीमर्स, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज नहीं होता रूम टेम्परेचर पर। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड करने के लिए बर्कले हार्टले मेथड से हम फाइंड करते हैं पाई इज इक्वल टू HDG। इसको मैंने बताया था आपको, बर्कले हार्टले मेथड है, इससे ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड होती है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस से हम फाइंड करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, और जो कैंपर है इज बेस्ट सॉल्वेंट फॉर डिटरमाइनिंग मोलर मास बाय डेल्टा TF सिंस इट्स ऑफ वेरी हाई। जो डेल्टा KF होता है इसका इसका जो KF होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसको हम क्राइसोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, और इसको रास्ट मेथड भी हम कहते हैं। कैंपर के इस्तेमाल करके
डेल्टा टीएफ की वैल्यू फाइंड करना, दिस इज रास्ट मेथड। तो बर्कले हार्टले से ऑस्टमोटिक प्रेशर, ओस्टबाल प्रोसेस से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रास्ट प्रोसेस से हम फाइंड करेंगे उसका डेल्टा टीएफ, और बैकमैन थर्मोमीटर है वो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा टीएफ फाइंड करने के काम आता है। बेकमैन थर्मोमीटर यूज होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फाइंड करने के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे। अब डियर फ्रेंड, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं, प्लीज इनको एक बार करें, और मैं अगले टॉपिक के अंदर इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस को और रिवीजन के साथ आऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।